नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। अब तक सबसे ज्यादा 7 मेडल जीतने में भारत कामयाब हुआ है। लेकिन इन 7 मेडल्स में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है देश के दूसरे गोल्डन बॉय और एथलेटिक्स के पहले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा जिन्होंने इतिहास रचा और आज़ाद भारत के वो पहले ऐसे एथलीट बने हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने जेवलिन थ्रो में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ में देश के नाम ये कीर्तिमान किया। आज देश का हर शख्स उन्हें पहचान चुका है। वो हर घर की चर्चा बन चुके हैं, नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं, नए यूथ आइकॉन बन चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए सीधे टोक्यो से जुड़ चुके हैं देश के न्यू गोल्डन बॉय, यस, नीरज चोपड़ा। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। थैंक यू जी। अच्छा नीरज, मेरा जो है पहला सवाल तो मैं यही कहूंगा, हम तो जानते हैं कि जो आपने उपलब्धि दिलाई है देश के नाम वो आसान नहीं है, और जैसा जश्न यहाँ हिंदुस्तान में मना, आप तो टोक्यो में थे, आपको उसकी वाइब्स जरूर आई होंगी, लेकिन आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि एथलेटिक्स में खासकर कि मैंने ऐसे पहली बार मेडल आया और गोल्ड आया है, और बहुत ही एक अलग फीलिंग है। और मैं बता नहीं सकता, जो कल ओलंपिक स्टेडियम में जो राष्ट्रगान बजा था मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही सुनहरा पल था और ऐसा लग रहा था कि जो जितनी भी मेहनत की है, जितने भी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा लग रहा था जैसे ये मेडल मिलने के बाद सब कुछ वो फीका है इसके आगे। तो सभी ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत की है उसका फल ये मिल गया है। उसी राष्ट्रगान की मैं बात करना चाहूंगा। 2008 में अभिनव ने बताया था कि जब राष्ट्रगान बज रहा था, जब तिरंगा उठ रहा था, फहराया जा रहा था, उस वक्त उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे। आप अपने इमोशंस के बारे में बताएं, आपका भी कुछ ऐसा ही हाल था? यहाँ हिंदुस्तानियों का तो खैर क्या मैं आपको बताऊं, हम सब जश्न में डूबे हुए थे, रोंगटे खड़े थे हम सभी के। सबसे पहले तुम बताना चाहता हूँ कि अभिनव बिंद्रा जी ने एक सोच थी हमारी कि पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीता था, उन्होंने एक सोच जो है बदली थी कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। और बिल्कुल वो बहुत ही उनको प्राउड फील हुआ उस टाइम पे। और ऐसा ही मुझे बहुत ही एक अच्छा लग रहा था जब अपना राष्ट्रगान बज रहा था और मैं वहां पे खड़ा था, और मतलब मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि हाँ यार कहीं ऐसे लग रहा था कि आंसू ना आ जाए, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था। और मुझे लगता है कि वो जोश ही होता है कि आपकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो वैसे आंसू नहीं होते, वो बस अब हमको पता नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम। तो जी उसी टाइम पता लगता है जी वो उस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। पर काफी खुशी हुई उसके बाद। नीरज, मैं वाकई में बता रहा हूँ, इस वक्त आपसे बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और हिंदुस्तानियों ने जब देखा ना कि आपको तो आखिरी अपने थ्रो से पहले ही पता चल चुका था गोल्ड मेडल आने वाला है, तो वो हिंदुस्तानियों की जो जश्न था वो पहले ही शुरू हो गया था। मैंने आपके पिताजी से बात की, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनको इतना ज़्यादा लोगों ने घेर रखा था, मालाओं से उनका गला पूरा लबालब भरा हुआ था। आपकी भी बात हुई होगी अपने परिवार से, अपने पिताजी से, उनका क्या कहना था? अभी तक तो मेरी बात हो नहीं पाई जी घर पे, क्योंकि मैं कल स्टेडियम से लेट आया यहाँ पे, और 3-3:30 बजे मैं वहां से आया। फिर उसके बाद कुछ अपने इंडियन जर्नलिस्ट थे और कुछ जूम मीटिंग से वो की मैंने। फिर उसके बाद काफी थके हुए थे, फिर थोड़ा बहुत सोए, फिर सुबह फिर उठना पड़ा, तो अभी घर पे बात हो नहीं पाई। अभी करूंगा मैं बात, लेकिन हाँ बिल्कुल वो बहुत ही खुश होंगे। और घर वाले तो क्या, मुझे लग रहा है कि कल पूरा देश ने जैसे मना, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस साथ में जो लोग थे उन्होंने दिखाई, सब बता रहे थे कितने खुश हैं। और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतनी दुआएं की, और आप सभी की दुआओं की वजह से आज मैं मेडल जीत पाया हूँ और आप लोगों का सपोर्ट था जी। नीरज, आप सिर्फ 23 साल के हैं। मैं वाकई में बताना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ एक चैंपियन खिलाड़ी कम ही होता है। आप ऐसे ही रहिएगा, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन जो उपलब्धि आपने हासिल की है, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आपको खेल मंत्री और सभी लोगों ने बधाइयाँ दी, वो कुछ फीलिंग्स के बारे में बताएं। यहाँ पर ट्विटर पे बम्बार्टमेंट हो गई, आप नंबर 1 ट्रेंड हो रहे थे कल। देखो बहुत अच्छा लगता है जो एक मतलब हम
जो स्पोर्ट्स में हमारे पीएम जी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि वही है कि आने वाला टाइम है जो अपने स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होगा। और मैंने भी मोदी सर से ही बात की थी, क्योंकि वो भी कल बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा एक देश के लिए एक बहुत अच्छा एक पल लेके आए हो, और इससे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो और ज्यादा प्रेरित होगी और स्पोर्ट्स में और अच्छा करी जाएगी। और मैंने भी बोला था कि आप प्लीज सर आप स्पोर्ट्स को और ज्यादा सपोर्ट करिए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो खेल करने का मौका मिले, स्टेडियम्स मिले, कोचेज मिले, ताकि वो कहीं जो प्रतिभा होती है वो निखर नहीं पाती ये फैसिलिटीज की वजह से। तो वो अगर मिलेंगी तो मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में हम और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा नीरज, आपको एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर भी पहले से देखा जाता था, क्योंकि हम जानते हैं थोड़े आप युवा भी हैं, आपके बालों के स्टाइल की चर्चा होती थी, अखबारों के अंदर फोटोग्राफ छपती थी, मैगजीन्स में फ़ोटो छपती थी, टेलीविज़न पे भी हमने ओलंपिक में जाने से पहले आपका जिक्र किया। और मेरी माताजी ने, जब मैंने उनको बताया कि आज मैं नीरज के साथ बात करने वाला हूँ, उन्होंने बोला कि जब बात करोगे तो नीरज को कहना कि अब जो है नज़र का टीका भी लगाना शुरू कर दें। हाँ, अपने घर पे ऐसे बोलते हैं, मेरी माँ भी ऐसे, पहले जब छोटे होते थे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो बोलते थे नजर लग गई, ऐसा मतलब वो उनका मानना होता है। और वो कोई ऐसे नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को ऐसे बहुत दिल से मानते हैं, और वो इस चीज को बहुत ही डीपली लेते हैं शायद कि हाँ नजर लग जाती है और काला टिक्का लगाना चाहिए। तो बस वही है जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला। बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा नजर की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी नहीं, वो एथलीट ने सिर्फ बहुत। मेरी माताजी की बात नहीं है, वो देश की हर माताजी, जो हर माएँ हैं, उन सभी का हाँ ये जी। नजरिया है कि आप हम सबके जो है एक गोल्डन बॉय हैं, और जो उपलब्धि आपने हासिल की है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। आपको चोट से गुजरना पड़ा, एक वक्त था आपके कंधे में चोट थी, लग रहा था कि शायद 2020 में अगर ओलंपिक खेल होते तो आप अपना सर्वाधिक बेस्ट नहीं दे सकते थे, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला कोविड में, आपने उसमें अपने आप को प्रिपेयर किया, और फिर 2021 में जो है ये एक और उपलब्धि हासिल की। कहीं जहन में, दिमाग में इस चीज़ को लेकर फिक्र थी, कोविड की वजह से ट्रेनिंग पर असर आया, चोट भी लग चुकी थी? जी बिल्कुल, क्योंकि 2019 का पूरा साल तो चोट की वजह से ऐसे चला ही गया, कुछ मैं खेल नहीं पाया था। और मुझे अपनी एल्बो की सर्जरी करवानी पड़ी थी, और मैं भगवान का और डॉक्टर का शुक्रिया करता हूँ, और सभी जिसने मुझे सपोर्ट किया कि वो सर्जरी सक्सेसफुल रही। उसके बाद जो रिहैब था वो भी अच्छे से हुआ। लेकिन मेरा 2019 का जो पूरा साल था वो बिना कुछ खेले ऐसे ही निकल गया। तो फिर पर मैंने बीच में अच्छी शुरुआत की थी, मैंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए, और अच्छा प्रिपेयर हो गया था मैं, और पूरा रेडी थे हम ओलंपिक्स के लिए। लेकिन वो पेंडेमिक की वजह से ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया। तो थोड़ा मन में आया था कि यार, ऐसे लगा था कि यार इतना मुश्किल से दोबारा फिट हुए हैं और कहीं कैंसिल ना हो जाए ओलंपिक। तो वो काफी मुश्किल टाइम था उस टाइम, एक तो ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, ऊपर से जो ओलंपिक्स है उनका कुछ श्योर नहीं हो रहा था कि पता नहीं होंगे या नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे पोस्टपोन हुआ तो फिर हमने जी। यही एक पॉजिटिव वे में लिया कि चलो हमको एक साल और मिल गया है, तो हम, और जो हमको लगता था कि जो हमारी कमियां हैं टेक्निक में या जो ट्रेनिंग में, जो हमको लगता है कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन चीजों पे और ज्यादा काम किया। और आज यहाँ आपके सामने आज गोल्ड जीता है, तो इसकी एक मुझे लगता है कि जो पिछला टाइम था उसका अच्छे से यूज हुआ है और अच्छी ट्रेनिंग हुई है, तो आज उसी कारण यहाँ पे हम गोल्ड जीत पाए हैं। आपकी मुस्कान नीरज बहुत अच्छी है, और मैं जानता हूं कि अब आप जो है गोल्डन बॉय से गोल्डन क्रश भी बनने वाले हैं। मुझे तो लगता है आप देश के अब मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। घर पर बहुत रिश्ते आएंगे आपकी शादी के लिए। कोई बात नहीं, जब तो पहले तो स्पोर्ट्स पे फोकस है, उसके बाद देखते हैं सब। अच्छा, मतलब चलिए खैर, वो बात तो है, ये तो थोड़ा लाइटर नोट पे थी। आपके अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो जर्मनी के जो वेटर हैं उनको लेकर आपके साथ में कंपटीशन की चर्चा हो रही थी, और उन्होंने आपको एक चैलेंज भी दिया था कि आप उनके आसपास भी नहीं फटक पाएंगे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी आपकी थी आपने उस पर मेंटेन किया और फाइनली वो चीज़ अचीव की। पहली बार में ही, पहले तो क्वालिफिकेशन में ही आपने अपना सिक्का मनवाया, और जो फाइनल्स में भी जो थ्रोज फेंके उसके बारे में बताएं। जी देखो, वो जो भी उन्होंने बोला, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छे एथलीट हैं, और इस साल और पिछले साल उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही एक अद्भुत परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है कि
जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जैन जलाजनी, उनके बाद ये इन्होंने सेकंड बेस्ट थ्रो जोहानस वेटर ने लगाया है और इनका बहुत ही अच्छा सीजन रहा है। इन्होंने बहुत अच्छी सीरीज किया थ्रोज की, लेकिन वो पता नहीं दिन के ऊपर होता है कि मतलब हम पहले उसको बोल नहीं सकते कि हाँ मैं वहां पे इस कंपटीशन में इतना थ्रो करूंगा या ऐसा करूंगा। पर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, मुझे खुद ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा एथलीट है जो जिसने इतना अच्छा सीजन पूरा अच्छे से निकाला, इतने अच्छे अच्छे थ्रो की 96 मीटर उन्होंने सीजन में थ्रो की। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन हम जानते हैं क्या हुआ होगा, क्योंकि पर फिर भी आपके कुछ साथ कह नहीं सकते 2 दिन। जी हम जानते हैं क्या मैं हुआ इसके होगा। ऊपर आप जो है डाउन टू अर्थ हैं, आपने सिर्फ फोकस किया, उनके साथ में शायद ओवर कॉन्फिडेंस जो था उन्हें ले डूबा। और आपके परफॉर्मेंस के अलावा मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। 2016 में जब आपने अंडर जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर आपने गोल्ड मेडल जीता, रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते करते रह गए थे, शायद आप तो तब भी मेडल के लिए दावेदार थे। तभी से एक फोकस बना लिया था कि अगली बार जो है मेडल लेकर आना है, सपना था गोल्ड मेडल का, और अब जब गोल्ड आ गया है तो आगे के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट मिशन? देखो जी, मुझे तो लगता है हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक्स खेलना और ओलंपिक में मेडल जीतना। और बिल्कुल 2016 में मेरी खुद ओलंपिक के लिए तैयारी थी। उस टाइम मैं सोच रहा था कि मैं क्वालिफाई करूं, मेरा ऐसा कोई मेडल के लिए कुछ हो नहीं था, क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस था वो क्वालिफाई तक ही था। उस टाइम पे 82.23 मैंने किया था और 83 मीटर का अपना क्वालिफाई था, तो मैं काफी क्लोज चल रहा था। मेरा सपना था कि मैं क्वालिफाई करूं और ओलंपिक खेलूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन 10 दिन बाद ही जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन बंद हुए, उसके 10-12 दिन बाद मेरा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप था, वहां पे मैंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 86.48 मीटर का थ्रो लगा के। और वो थ्रो अगर हम ओलंपिक के हिसाब से देखो तो उससे 1 मीटर कम भी, अगर 85 मीटर के करीब भी लगता तो ओलंपिक में मेडल था रियो में। तो वही है, फेडरेशन ने काफी ट्राई भी की थी कि मुझे एंट्री मिल जाए वाइल्ड एंट्री, लेकिन वो हो नहीं पाया था। पर थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे लगा था कि हाँ अगर ये थोड़े दिन पहले थ्रो लग जाती तो शायद मैं ओलंपिक खेल लेता, और क्या पता मैं वही अगर परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा नीरज, मैं आपकी बात, आपने कहा कि आपके पिताजी से आपकी बात नहीं हुई है, मेरी तो हुई थी, और मैं आपकी अब लाइव न्यूज़ 24 के जरिए उनसे बात कराना चाहूंगा, और हम भी सुनना चाहेंगे कि आप अपने पिताजी से क्या बात करते हैं। थोड़ी छोटी बात कीजिएगा क्योंकि मुझे आपसे 2-4 सवाल और करने हैं। तो हमारे साथ नीरज चोपड़ा के पिताजी सतीश चोपड़ा भी लाइव जुड़ चुके हैं सीधे उनके घर से। सतीश जी, आपका बेटा मेरे साथ है टोक्यो से, पूरे देश को उस पर नाज है, आप नीरज के बारे में क्या कहेंगे? नीरज जी, हाँ सर, हम फिर हरियाणवी में बात करेंगे, वो पता नहीं आएगा हिंदी में करने में ना। जो उनके थी उनके ऊपर वो खरा उतरा और देश के लिए एक ऐसा बच्चा बना जो देश से काम आया। जी नीरज, क्या कहेंगे? पापा कह रहे हैं कि देश के काम आए, ये उनके लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है, और आप तो वैसे ही आर्मी से हैं। हेलो हेलो, हाँ पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है? हाँ बढ़िया, अपनी बताओ। हरियाणा में बात करो, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल हो गया। तो देश की उम्मीदों पर खरा उतरा, काट दिया बेटा। मैं हरियाणा में बात करो, कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हिंदी अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो हाँ, और बताओ क्या कर रहे? मैंने को काट दिया कि बेटा लटे। हाँ गड्ढ गया था तो। चलो कल लेट हो गया था, बात हो नहीं पाई। बस एक बार मैं भी सोच रहा था कि तुम भी बिजी हो गए तो आराम तक करूँगा सब तो बात। नहीं बेटा, जिम करना फुर्सत नहीं लेना, जिम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रिलैक्स करिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ठीक हो ना? बिल्कुल। नीरज, पिताजी से पूछ तो लें कि घर का माहौल कैसा है? हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सब ठीक है ना? कैसा माहौल है? जी बहुत बढ़िया बेटा। चलो बढ़िया पापा। बिल्कुल सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नीरज, अगले सवालों का कुछ और वक्त आपसे मैं चाहूंगा। आपके पिताजी ने भी बोला कि लठ गाड़ दिया, और मैं तो ये कहूंगा कि एक हिंदी का बहुत अच्छा एक शेर है, वो कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपने तो आसमान में सुराख किया, क्योंकि जो भाला था, जैवलिन था, वो तो आसमान में फेंका था।
तो आपने तो आसमान में सुराग किया। नहीं देखो जी, अपने यहाँ की वो कोई मेरे पापा जी ने बोला, और ये हरियाणा ही कहावत है कि लठ गाड़ के आना है, तो मुझे लगता है कि कहावत हरियाणा की है, लेकिन आज ये लठ इंडिया के लिए गड़ा है क्योंकि ये मेडल जो है इंडिया के नाम है और इंडिया के लिए मैंने जीता है, तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा नीरज, थोड़ा सा एक दो सीरियस सवाल पूछता हूँ। एक वक्त ऐसा था, थोड़ा सा गुर्बत, थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ी वीक चल रही थी आपकी फैमिली। एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं आप, किसान फैमिली से आते हैं, और कहा जाता है कि शायद जैवलिन खरीदने की भी बहुत, जो क्वालिटी जैवलिन होते हैं, महंगे जैवलिन होते हैं, उन्हें खरीदने में भी मुश्किल आई थी। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब आप एक यूथ आइकॉन हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे उसको सुनकर एक गरीब परिवार का बच्चा हो या एक औसत या फिर अमीर परिवार का, वो इंस्पायर होंगे। तो एक नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को तैयार होने को लेकर आप क्या कहेंगे अपने इस पूरे सफर को देखते हुए? देखो जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर बात पैसे की जाए तो सिर्फ मैं ये एक ऐसा एथलीट नहीं हूँ जो मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है। मुझे लगता है कि अपने देश में ज्यादातर एथलीट ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है और बहुत ही मध्यम परिवार से निकल के वो आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भूख होती है कि हमको कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, और वो अपने आप को रोक नहीं सकते क्योंकि उनके पास रोकने के लिए ऑप्शन नहीं होता। कि ऐसे वो ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास सब कुछ है और मैं आज प्रैक्टिस कम कर लेता हूँ या फिर थोड़ा रुक जाता हूँ। और बिल्कुल जेवलिन शुरू में अपने पैसे से लेने के इतने पैसे नहीं थे, ये दिक्कत आई, और मैं मानता हूँ कि ये उसी दिक्कत की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर वो दिक्कत नहीं आती तो क्या बता मेरे अंदर इतना, मैं फैमिली का इतना वो देखता नहीं कि ये कितने दुख से और कितना मेहनत करके पैसा लेके आ रहे हैं, और ये सब मैंने देखा और मेरे अंदर भूख आई कि नहीं, ये जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, मुझे इनसे ज्यादा मेहनत करनी है और मुझे अच्छा करना है कुछ। तो यंग जो जनरेशन है उनको आप क्या कहेंगे कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है, जो सेक्रीफाइस होते हैं शुरू में, जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो जरूरी होती है, वो आगे हमारे काम आती हैं, और वही टाइम ऐसा होता है जो हमको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और अब तो आपको प्रधानमंत्री मोदी और सब लोगों ने तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ही है। आपको ये भी जानकारी मिल ही चुकी होगी कि तमाम जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारें हैं, साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने भी आपके लिए एक बहुत बड़ी इनाम राशि, करीब 6 करोड़ तो हरियाणा सरकार ही दे रही है। बीसीसीआई ने आपके लिए इनाम का अनाउंस किया है, और साथ ही साथ आर्मी भी आपको फेलिसिटेट करने के बारे में तैयारी कर रही है। इंडिया आकर सबसे पहले क्या करना है? सब देखो, मैं सही बताऊं तो काफी टाइम से मतलब यही होता है खिलाड़ी का कि घर से दूर रहता है, और मैं वही सोच रहा था कि आराम से ओलंपिक खेल के बढ़िया थे तो थोड़ा घर पे थोड़ा टाइम बिताएंगे आराम से घर वालों के साथ। लेकिन अब ये थोड़ा शायद मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सभी जिसने हेल्प की है उनसे मिलना भी जरूरी है, क्योंकि वो उनका बहुत साथ रहा है। चाहे उसमें हमारी फेडरेशन है, साई है, टॉप्स है, आईओए, आर्मी और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट, जो भी हमको सपोर्ट करते हैं खिलाड़ियों को जी, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से ये एक पूरा टीम वर्क है जिससे एक खिलाड़ी बनता है। बस मैं 2-3 सवाल और पूछूंगा नीरज। मेरी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मिल्खा सिंह जी से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि जब मैंने उनसे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये एक लड़का है, उन्होंने आप ही का नाम लिया था, नीरज एक लड़का है जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर मेडल लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, कौन सा मेडल लाएगा, ये मुझे नहीं पता। अब वो नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अगर वो होते तो डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती। और हमें मालूम पड़ा है कि शायद आपने अपने मेडल को एथलेटिक्स के तमाम खिलाड़ियों को और मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट किया है। जी नहीं, बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेडल आज तक एथलेटिक्स में नहीं था, और एक ऐसा फील हो रहा था कि यार एक लेके आना पड़ेगा मेडल, और उन सभी का सपना था कि एक मेडल आना चाहिए ओलंपिक में। और मिल्खा सिंह जी का सबसे बड़ा सपना था कि अपना राष्ट्रगान ओलंपिक स्टेडियम में बजे, तो वो आज हो पाया है, लेकिन मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। और मैं मानता हूं कि उन सभी की बहुत ज्यादा मेहनत रही है, क्योंकि वो जैसे पीटी उषा मैम है और मिल्खा सिंह जी हैं, और भी बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं जिनका थोड़े थोड़े टाइम से वो मेडल चूक गया था, लेकिन आज
ये मैंने जीता है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक सपना पूरा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, ये उन सभी की मेहनत थी और आज उनका भी एक सपना पूरा हुआ है। तो इसलिए मैंने वो डेडिकेट किया कि हाँ, ये आप सभी की मेहनत है। वैसे तो जो उपलब्धि आपने हासिल की है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ने आपको मुबारकबाद दी और पूरे देश में जश्न मन रहा था, आपके परिवार में जश्न मन रहा था। टोक्यो का क्या हाल था? रात को नींद आई, सो पाए? और पीएम ने क्या क्या बात की, ये जरूर बताइएगा। सर सो तो बहुत लेट सोए, क्योंकि उधर से मैं स्टेडियम से नहीं, नींद आई थी क्या? खुशी के मारे नींद आई थी? हाँ सर, खुशी तो है ही, पर थक भी तो जाते हैं गेम के बाद, तो नींद तो आ गई थी, पर थोड़ा लेट सोया था, ये है जी। और पीएम मोदी जी ने क्या बोला, क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं सर, बस यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया है, और जो आने वाली युवा पीढ़ी है तो उनके लिए प्रेरणा है ये, और बस यही काफी, ये उन्होंने मोटिवेट किया। अच्छा, आखिरी सवाल। अभी आप सिर्फ 23 साल के हैं और एक लंबा सफर बचा हुआ है। आपने कल बताया कि अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि 90 मीटर के मार्क को पार करना है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से अब नीरज सेटिस्फाई नहीं रहने वाले हैं। अगला मिशन पेरिस ओलंपिक्स। हाँ जी, पेरिस ओलंपिक तो अभी दूर है, उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो जरूरी है। मुझे लगता है कि वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है, सीधा अगले ओलंपिक का टारगेट लेना। तो बीच में भी काफी अच्छे अच्छे गेम्स हैं, उनकी तैयारी करेंगे और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया नीरज। वाकई में मुझे बहुत खुशी है आपके साथ में बात करके। आप जितने डाउन टू अर्थ हैं, हमेशा ऐसे ही बने रहिए। आपको पूरे देश का आशीर्वाद मिलता रहेगा और पूरे देश का हर खेल प्रेमी आपके लिए दुआएं कर रहा है। और जब आप इंडिया आएंगे तब आप देखेंगे कि आपको जो प्यार मिलने वाला है, जो प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, उसमें अभी और लगातार इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ना सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचा है, बल्कि साथ ही साथ देश के हर शख्स को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि वाकई नीरज, आज पूरे देश को तुम पर नाज है।